हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। उस क्लास में सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी पढ़ी है कि किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट होता है, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से उसको समझा जाता है। मैंने 1 घंटे की क्लास बनाई थी पिछली क्लास, उसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपके दो कंसेप्ट और रह गए थे। वो दो कंसेप्ट आपको और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली चक्रवृद्धि ब्याज के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि शायद यूट्यूब के इतिहास में इतने वैरायटी के क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितना मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इतने टाइप के, इतने वैरायटी के क्वेश्चन, आप लगातार इस चैनल पर बने रहोगे तो ये मेरा दावा है कि आपका मैथ, रेलवे, एनटीपीसी का तो कहीं नहीं जाना, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा जो दो आपके कंसेप्ट रह गए थे, वो कौन से कंसेप्ट रह गए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है SI, ये बढ़ता है आपका प्लस की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन जो आपका CI होता है, वो CI किस में जाता है भाई आपका, वो बढ़ता है आपका गुना की फॉर्म में। गुना की फॉर्म में मेरा मतलब क्या है, जो आपका CI होता है वो होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी में, GP की फॉर्म में चलता है। जैसे ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, इस तरह से आगे तक। ये ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, ये है क्या, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिस पैसे पे आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा ले रहे हो, तो उस पे जो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका उस पैसे पे, मूलधन पे कितना बनेगा, समय दर समय, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका कितना चक्रवृद्धि ब्याज उस पैसे पर बनता जाएगा, कितना आपका एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, जो भी आपका ब्याज बनेगा वो आपका इस फॉर्म में बनता है। ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में आपका चलता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि देखिए यहाँ पे जो ये आपका बीच का पद है, ये जो बीच का पद होता है ये क्या होता है, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है इस समय आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो आपका बीच का पद है, ये क्या होता है आपका, भाई आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है। जो बीच का पद होता है, जो आपका मिड पद होता है, मिड टर्म अगर हम निकालें तो क्या होता है भाई आपका, रूट लास्ट टर्म गुणा में फर्स्ट टर्म या प्रीवियस टर्म। तो ये होता है, जैसे आपको यहाँ पे AR निकालना है, तो आपको पता है AR की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इससे पहले का पद ले लीजिए आप A, इससे बाद का पद ले लीजिए आप AR स्क्वायर। तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा और R स्क्वायर का R आ जाएगा। तो आपने देखा आपका बीच वाला पद आ गया। इसी तरह से अगर आप ये निकालना चाहते हो तो AR स्क्वायर ये कैसे निकलेगा भाई आपका, इससे पहला वाला पद ये AR ले लीजिए और इससे बाद वाला पद AR क्यूब ले लीजिए। तो A और A निकलेगा आपका A, और R गुना में R की पावर 3, R की पावर 4, तो निकलेगा आपका AR स्क्वायर। तो आपने देखा आपका ये वाला पद आ गया। ये एक्चुअल में है क्या, कि इसमें ये कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी में, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे आपका सेकंड ईयर में जो आपका जो ब्याज बनेगा, सेकंड ईयर में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज आपका पहले साल का ब्याज और तीसरे साल के ब्याज का अंडर रूट होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपका तीसरे साल का जो ब्याज बनेगा, तीसरे साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, वो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पांचवें साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंडर रूट होता है। तो वो आपका चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराऊं, तो क्वेश्चन हम करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि तीसरे वर्ष का CI आपको दे दिया, माना कि कितना दे दिया आपको, 120 रुपये दे दिया, और आपको दे दिया तीसरा वर्ष, मतलब क्या आपका थर्ड ईयर, और आपको दे दिया यहाँ पे पांचवें वर्ष का CI, ये दे दिया, माना कि आपको कितना दे दिया यहाँ पे, 3000 रुपये दे दिया।
5वां वर्ष मतलब 5th ईयर। और आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि मुझे बताइए कि चौथे वर्ष का सीआई क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, चौथे वर्ष का सीआई क्या होगा 4th ईयर का। याद रखना मैंने चौथा वर्ष बोला है, ना कि 4 साल बोला। 4 वर्ष का सीआई और चौथे वर्ष का सीआई, इनमें रात दिन का फर्क है। तीसरे वर्ष का सीआई और 3 वर्ष के सीआई, इनमें रात दिन का फर्क है, इस बात पर ध्यान देना। अब देखिए चौथे वर्ष का सीआई निकालना है आपको। तो देखिए अब चौथे वर्ष का सीआई आपको पता है कि तीसरे वर्ष का सीआई और 5वें वर्ष का सीआई जो होगा उनका अंडर रूट होगा, जो मैं आपको पहले ये समझा चुका हूँ कि आपसे पूछा है चौथे वर्ष का ये सीआई पूछा है, तो मतलब आप तीसरे वर्ष का ये सीआई लोगे और 5वें वर्ष का जो आपका ये सीआई बनता है इसको लोगे, आप इसका अंडर रूट करोगे तो आपका चौथे वर्ष का सीआई आ जाएगा। मतलब आपका तीसरे वर्ष का सीआई कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 120, और 5वें वर्ष का सीआई दिया गया है आपको 3000। तो इनका अंडर रूट ले लीजिए आप, आपका आ जाएगा यहाँ पे 4th ईयर का सीआई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो, तो 4 जीरो है, तो कट के कितने आएंगे भाई आपके यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, और 12 तिया 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो आपका आ जाएगा 600 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथे वर्ष का जो सीआई आएगा आपका कितना आएगा यहाँ पे 600 रुपये आएगा। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है जो आपको मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और जो आपका कंसेप्ट रह गया था उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक और कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सवाल ये है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट माना है कि आपको 10% दिया गया है। 10% मतलब 1/10 हो गया, मतलब जो आपका पैसा बनेगा वो 10 रुपये पे कितना बन रहा है भाई आपका 11 रुपये बन रहा है। और अगर आपका टाइम पीरियड, समय का गैप अगर आपका 1 वर्ष हो, जो टाइम गैप है, टाइम गैप कितना हो आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष टाइम गैप। टाइम गैप से मतलब क्या है, 1 वर्ष में मतलब क्या है कि तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष तो 1 साल का अंतर, 8वें वर्ष से 9वें वर्ष 1 साल का अंतर, 12वें वर्ष से 13वें वर्ष 1 साल का अंतर। तो मैं इस तरह टाइम गैप की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपका 1 साल हो तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दर का जो आपका अनुपात चल रहा है 10 से 11, जो ये आपका 10 से 11 जो अनुपात है, इसी अनुपात में 10 से 11 के इसी अनुपात में आपका उसी टाइम पीरियड में जो आपकी ब्याज बनेगी, तो ब्याज फर्स्ट से आपका ब्याज सेकंड, ये आपका अनुपात क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। सेम से मतलब क्या है 10 से 11 ही रहेगा। उसी टाइम पीरियड में आपका मूलधन से फर्स्ट, और ये मूलधन आपका जो सेकंड बनेगा, ब्याज जुड़ के जो आपका मूलधन सेकंड बन जाता है, ये भी क्या रहेगा आपका 10 से 11 रहेगा। और आपका मूलधन से और जो मिश्र धन का अनुपात है वो भी क्या रहेगा आपका 10 से 11 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना अगर आपका टाइम गैप आपका 1 वर्ष है तो। कैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो आपको मैं एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे माना कि आपका प्रिंसिपल है कितना आपका यहाँ पे 100 रुपये। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 100 रुपये और टाइम दिया हुआ है आपका माना कि यहाँ पे कितना 2 वर्ष, और दर दे रखे माना कि कितनी भाई मेरे यहाँ पे 10%। डाटा मैं इसलिए इजी लेता हूँ क्योंकि इजी डाटा लेंगे तो हमको कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आप माना कि हार्ड डाटा ले लोगे, टिपिकल वैल्यू ले लोगे, तो आप कंसेप्ट आप समझा नहीं पाओगे, सिर्फ हम उसमें कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए मुझे आपको फिलहाल कंसेप्ट आपको समझाना है। कैलकुलेशन करने के लिए इतने टिपिकल डाटा के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप देखते रह जाओगे। जितने क्वेश्चन शायद आपने किसी बुक में नहीं पढ़ोगे, इतने क्वेश्चन और इतने अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहले मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करूंगा, तो शुरुआत है, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं। टाइम गैप आपका कितना भाई आपका यहाँ पे 1 वर्ष। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 वर्ष का वेन डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 100 रुपये पर
पहले साल का जो मेरा पैसा बनता है 10% की दर से 10 रुपये, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 10, और इस 10 पे भी 10% की दर से जो पैसा बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे 1 रुपया। मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब 1/10, 10 से 11 आपका पैसा इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो जो आपकी जो ब्याज है वो ब्याज पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के जो ब्याज होगी वो भी 10 से 11 होगी। तो देखिए आप यहाँ पे मुझे बताइए, मैं पहले ये ले लेता हूँ ब्याज का रेशो, आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो मेरा ब्याज होगा और सेकंड ईयर का जो मेरा ब्याज होगा, आपने देखा टाइम पीरियड 2 से 1, मतलब 1 वर्ष का मेरा गैप ले लिया मैंने, टाइम गैप, बिल्कुल सही है। अब जो मेरे यहाँ पे जो ब्याज बनेगा और जो मेरा यहाँ पे ब्याज बनेगा, तो आप देखो ब्याज मेरा पहले साल का कितना बन रहा है भाई, यहाँ पे 10 बन रहा है, ये 10 भाई, यही तो बन रहा है ना मेरा 10। और दूसरे साल का ब्याज क्या बन रहा है भाई मेरा यहाँ पे, दूसरे साल मतलब सेकंड ईयर का जो ब्याज बन रहा है मेरा 10 और 1 11, तो कितना बन रहा है आपका 11। तो आपने देखा 10 से 11 यही आपका अनुपात रहेगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात था 10 से 11। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात कितना था भाई आपका 1/10, मतलब 10 से 11 था। तो आपने देखा कि ब्याज का पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का भी अनुपात कितना है आपका भाई यहाँ पे 10 से 11। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मूलधन से मूलधन, इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मूलधन से मूलधन अगर मैं इस चीज़ को समझाता हूँ तो पहले यहाँ पे हम इंक चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूलधन भाई मेरा पहले यहाँ पे कितना है, मेरा मूलधन यहाँ पे पहले मूलधन है मेरा यहाँ पे कितना भाई, मेरा मूलधन है पहले अगर मैं बात करूँ तो कितना मूलधन मेरे यहाँ पे 100 रुपये। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो तो मेरा ये जो ब्याज बनी 10 और 1, तो मैं देखूंगा कि जो 10 रुपये जो मेरी ब्याज बनी ये बनी भाई मेरी इस पे बनी, और जो 1 रुपये जो मेरी ब्याज बनी वो किस बनी, वो इस पे बनी। तो 1 रुपये के लिए तो ये क्या हो गया, ये भी आपका मूलधन ही तो हो गया ना, और 10 रुपये जो ब्याज बनी इसके लिए मूलधन आपका ये हो गया। तो मुझे बताइए कि आपका फर्स्ट ईयर के लिए तो मूलधन कितना आपका 100 रुपये, और सेकंड ईयर के लिए जो आपका ब्याज बनी, सेकंड ईयर के लिए जो आपकी ब्याज बनी ये 10 रुपये ब्याज बनी, इसके लिए मूलधन 100 रुपये। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मूलधन सेकंड 10 रुपये जो मेरी ब्याज बनी सेकंड ईयर में, जो 10 रुपये मेरा फालतू बनता है वो बनता है मेरा इस 100 रुपये पे बनता है, और जो सेकंड ईयर में जो मेरा 1 रुपये बना वो मेरा इस मूलधन पे बना 10 रुपये पे बना मेरा, तो ये 10। तो आपने देखा कि 0 से 0 कट गई और ये 0 कट गई, तो आपने देखा कि जो आपका रेशो कितना आ गया 10 से 11 आ गया। क्या ये चीज़ आप समझ पाए? तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका रेशो रहेगा वही रेशो आपका ब्याज के लिए भी रहेगा और वही रेशो आपका मूलधन के लिए रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, इजीली समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मूलधन और मिश्र धन की बात करते हैं। मूलधन और मिश्र धन, तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 1/10 मतलब 10 से 11 मेरा ये रेशो चल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मूलधन की बात करता हूँ, तो मूलधन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो मेरे यहाँ पे जो मूलधन है वो कितना है भाई मेरे यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट रुके, मूलधन मेरे यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे मेरा मूलधन है कितना 100 रुपये, ठीक है ना। और अगर ये मेरा पहले साल का मूलधन है, और अगर मैं ये देखूंगा कि इस पे जो मेरा ब्याज बना ये 10 रुपये मेरे ये ब्याज बना और इस पे मेरे 1 रुपये ब्याज बना, तो टोटल जो मेरा यहाँ पे ये सॉरी ये आपका ब्याज बना 100 रुपये पे मेरा जो क्या कहते हैं ये 100 रुपये पे जो मेरा ब्याज बना कितना बना यहाँ पे मेरा 10 रुपये ब्याज बना। तो 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज बना, तो मेरा मिश्र धन कितना हो गया 100 + 10 कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 110 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। और देखिए यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अब मुझे बताइए कि देखो यहाँ पे अब अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे रेशो, जैसे इससे और क्लियर हो जाएगा आपका ये मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे और अगर मैं दूसरे साल के लिए आता हूँ तो मेरा मूलधन 100 रुपये भी है और मेरा ये मूलधन ये भी कितना, मेरा मूलधन यहाँ पे 10 रुपये है। तो मूलधन मेरा कितना यहाँ पे 100 रुपये प्लस का 10 रुपये ये मेरा मूलधन है। और अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो 100 रुपये पे मेरा ब्याज बना ये मेरा 10 रुपये, 10 रुपये में मेरा ब्याज बना ये 1 रुपया, और इस 100 रुपये पे मेरा ब्याज ये 10 रुपये बना। तो इस तरह से जो मैं मिश्र धन कह सकता हूँ, मिश्र धन मेरा क्या है, मूलधन 100 रुपये, ये ब्याज 10, ये ब्याज 10 और ये ब्याज मेरा 1 रुपया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो रेशो आएगा कितना आएगा आपका
10:11 आएगा। यहाँ पे मेरा रेशो मूलधन और मिश्र धन का रेशो। और यहाँ भी देखूंगा मैं 100 और 10 कितना हो गया मेरा 110, और 100 10 110 120, और ये कितना आ गया मेरे यहाँ पे 121। तो अगर आप इसको 11 से काटोगे तो 10, और सॉरी 121 है ना ये, और 11 से इसको काटोगे तो 11। तो यहाँ भी जो मेरा रेशो आएगा कितना आएगा 10:11 आएगा। तो आपने देखा कि 10:11 मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशो था वही आपका ब्याज में 10:11 चला, वही आपका मूलधन से मूलधन में चला, और वही आपका मूलधन से मिश्र धन में चला। तो मैंने एक बात देख ली कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका रेशो चल रहा है, तो टाइम गैप 1 वर्ष के लिए, क्या 3 से 4 वर्ष के लिए, तीसरे से चौथे वर्ष के लिए, क्या छठे से सातवें वर्ष के लिए, क्या 8वें से 9वें वर्ष के लिए जो मेरा ब्याज से ब्याज का रेशो सेम होगा, और मेरा मूलधन का रेशो, मूलधन से मूलधन का ये भी रेशो क्या रहेगा भाई मेरे यहाँ पे सेम रहेगा, और मेरा मूलधन से मिश्र धन का जो मेरा रेशो है, सिर्फ टाइम गैप अगर आपका 1 वर्ष हो तो जो ये रेशो है ये रेशो भी क्या रहेगा मेरे यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन इसके लिए जो शर्त है, शर्त क्या है आपकी कि टाइम गैप, या आप बोल सकते हो समय का अंतर, समय का अंतर कितना होना चाहिए भाई आपका यहाँ पे 1 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन पे। तो ये तो सारे के सारे आपका कंसेप्ट आपका सारे क्लियर कर दिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अगर जिन्होंने पहले से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रखा है तो उनको तो समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा, या जिनको चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कम कंसेप्ट है, तो मेरी पहली वाली क्लास देख लेना। पहली वाली क्लास देखने के बाद ही मेरे जो क्वेश्चन कराता हूँ वही आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल है आपका कि 64,000 रुपये पर 12.5% की दर से, 64,000 रुपये पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 64,000 रुपये ये आपका मूलधन है, 12.5%, इसका अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे 1/8। तो मैं देखूंगा कि पहले साल का जो मेरा साधारण ब्याज बनेगा वो 64,000 रुपये पर 1/8 की दर से बनेगा, तो मेरा ब्याज बनेगा 8,000 रुपये। इसी तरह से दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज बनेगा मेरा बनेगा 8,000 रुपये। अब दूसरे वर्ष का जो सीआई बनेगा वो पहले वर्ष के इस पैसे पर बनेगा, पहले वर्ष के साधारण ब्याज पे ब्याज से ब्याज बनेगा मेरा दूसरे वर्ष के लिए, तो 1/8 की दर से बनेगा मेरे यहाँ पे 1,000 रुपये, ये मेरा बनेगा। अब देखो, अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि अब आपसे पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मुझे बताइए कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा ये है, और 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मेरा क्या है भाई आपका ये है। तो बाकी बच्चा क्या वैल्यू भाई आपका ये वैल्यू बच्चा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपये, डी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 64,000 रुपये पर 12.5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64,000, मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग बहुत इजी ले रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, क्वेश्चन बहुत इजी करा रहा हूँ मैं। लेकिन याद रखना जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन क्लासेस कंप्लीट होते जाएंगे आप खुद देखोगे कि मेरे क्वेश्चनों का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपने इतने हाई लेवल क्वेश्चन किसी बुक में नहीं देखे होंगे जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी में आ सकते हैं। क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे टिपिकल आते हैं कि जो 100 में से सिर्फ 5% लड़के ही कर पाते हैं, और वही आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है। तो आप इस चैनल में बने रहना। याद रखना जैसे जैसे तीसरी चौथी पाँचवीं छठी क्लास होती जाएगी आप क्वेश्चनों का लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, और आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आएंगे। ये अभी फिलहाल हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। तो देखिए 64,000 रुपये पर 12.5% 1/8 की दर से 3 वर्ष कह रहा है, तो 3 बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 1/8, तो ये 8,000 हो गया, ये 1/8, तो ये मेरा 8,000 हो गया,
और ये मेरा 1/8, तो ये मेरा 8,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष के जो मेरे ये ब्याज है, इस पे तीसरे वर्ष का मेरा ब्याज बनेगा 1/8 की दर से, तो 1,000 रुपये बनेगा। और इस पहले वर्ष का जो मेरा ब्याज है, इस पे दूसरे वर्ष का जो मेरा ब्याज बनेगा वो भी क्या बनेगा, मेरे 1/8 की दर से बनेगा, मेरा कितना बनेगा यहाँ पे 1,000 रुपये। और इस दूसरे वर्ष का जो मेरा ये ब्याज है, इस पर तीसरे वर्ष का जो यहाँ पे ब्याज बनेगा 1/8 की दर से बनेगा। तो आप देखोगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 125 रुपया। और इस पर जो मेरे यहाँ पे पैसा बनेगा वो 1/8 की दर से बनेगा, वो बनेगा मेरा यहाँ पे 1,000 रुपये। तो आपने देखा यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले इसके डायग्राम आप चेक कर लो। देखो इस पे मैंने ये ब्याज बना दी, और इस पर मैंने ये ब्याज बना दी, और इस पर मैंने ये ब्याज बना दी, और इस पर मैंने ये ब्याज बना दी। तो उम्मीद है समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे आपकी कोई सी भी ब्याज ऐसी नहीं बची जिस पर मैंने कोई ब्याज नहीं बनाई हो। अगर माना आपकी कोई ऐसी ब्याज बच गई जिस पर आप ब्याज नहीं बनाई, तो आपका ये वेन डायग्राम गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मेरा देखो यहाँ पे ये 8,000 रुपये मेरी ब्याज है, तो इस पर मैंने ये ब्याज बना दी। 8,000 रुपये मेरी ये ब्याज है, तो इस पर मैंने ये ब्याज बना दी। 1,000 रुपये मेरी ये ब्याज है, तो इस पर मैंने ये ब्याज बना दी। 8,000 रुपये मेरी ब्याज है, तो इस पर मैंने ये वाली ब्याज बना दी। तो आपने देखा कोई मेरी ब्याज नहीं बची। अब मुझे निकालना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो मैंने देखा मेरा पैसा बच्चा यहाँ पे ये 1,000 रुपये बच्चा, ये 1,000 रुपये बच्चा, ये 125 रुपये बच्चा, और ये मेरा 1,000 रुपये बच्चा। तो आपने देखा कि आपका आंसर आ जाएगा 3,000 प्लस 125, 3,000 प्लस का 125। तो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 31-25 रुपये, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3,125 रुपये। उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपये पे 10% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 11वां सेकंड तो मैं आपको लगने भी नहीं दूंगा इसमें। अगर आप इसको 4 साल का अगर आप इसको वेन डायग्राम से बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको, मैंने आपको सीआई निकालने के एक नहीं बहुत सारे तरीके बताए थे, एक नहीं 5 से 6 तरीके बताए थे, और मैंने सब में ये कहा था कि सारे तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा तरीका किसके लिए आपको इजी हो जाए, आपका कम समय ले, तो सारे तरीके आपको आने चाहिए। तो इसमें मैं आपका दूसरा तरीका लगाऊंगा। 10,000 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज मेरा बनता है कितना यहाँ पे 1,000 रुपये। तो टोटल जो मेरी रकम बन गई भाई वो बन गई आपकी, अगर आप इसमें 10,000 रुपये में 1,000 रुपये अगर आप जोड़ो यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11,000 रुपये। ये था मेरा पहले साल, फर्स्ट ईयर। अब 11,000 रुपये पे 10% की दर से, तो आप देखोगे 11,000 रुपये पे 10% की दर से, तो 11,000 रुपये पे 10% की दर से कितना पैसा बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका बनेगा 1,100 रुपये। तो आप इसमें जोड़ दीजिए 1,100 रुपये। तो 11,000 में अगर आप 1,100 रुपये जोड़ोगे आप, तो 0 0 1 2 1, तो आपका आएगा यहाँ पे 12,100 रुपये। तो ये है आपका 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मैं 12,100 रुपये पे 10% की दर से ब्याज बनाता हूँ। तो 12,100 रुपये पे 10% की दर से, तो 2 जीरो कट गए, आपका पैसा बना 1,210 रुपये। अब जो 1,210 रुपये बना, ये बनेगा आपका मूलधन में जुड़ेगा 12,100 रुपये पर आपका जुड़ेगा। तो आपका जो टोटल पैसा बनेगा वो बनेगा आपका 13,310 रुपये। ये आपका हो गया 3 वर्ष आपका कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करता हूँ चौथे वर्ष के लिए। तो 10% की दर से 13,310 रुपये में 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका पैसा बना 1,331। तो आप इसमें जोड़ोगे 13,310 रुपये, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आपका पैसा बना 14,641। तो ये टोटल आपके हो गए 4 वर्ष आपका कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कि 10,000 रुपये पर
आपने देखा कि 10,000 रुपये पर जो मेरा पैसा बना है वो कितना बना है, वो आपका बना है 14,641। तो फालतू जो पैसा मेरा कितना आया, मेरा जो एक्स्ट्रा जो मेरी अर्निंग हुई है वो कितनी हुई है भाई मेरी यहाँ पे 4,641। और यही मेरा जो एक्स्ट्रा जो मेरा पैसा है यही आपका 4 साल का क्या है भाई, आपका यहाँ पे CI है। तो 4,641। ये मेथड थोड़ा सा इजी था, और भी कई मेथड है, इसके अलावा भी मैंने आपको कई 4 से 5 मेथड है इसके अलावा और अलग से, उससे भी आप ये आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं वो मेथड अप्लाई करूँगा जिससे मेरा कम समय में मेरा आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 210 रुपये है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो क्या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, शुरुआत आप हमेशा मूलधन से ही करोगे। आप मूलधन कुछ भी मानो, हालांकि मूलधन मानने के लिए भी कुछ बाउंडेशन है, कुछ नियम और शर्तें हैं कि आप मूलधन वो मानो जो आपका आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाए। तो मूलधन हमेशा मल्टीपल में मानते हैं, किसके मल्टीपल में वो आपको बता दूंगा, लेकिन शुरुआत आप हमेशा मूलधन से ही करना। तो देखते हैं हम किस के मल्टीपल मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10% है, 10% होता है आपका 1/10, ये होता है। तो जो नीचे वाली संख्या है ना, आप इसकी 10 को पकड़ लो, आपको मूलधन मानना है, हमको मूलधन मानना पड़ेगा। तो आपका समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो जो मैं मूलधन मानूंगा इस 10 का आप कर दो स्क्वायर, हालांकि 10 का आप क्यूब कर दो, क्या 10 की पावर 4 ले लो कि 10 की पावर 5 ले लो, आंसर सबसे आ जाएगा। लेकिन 2 वर्ष है तो 10 की पावर स्क्वायर कर दूंगा मैं, ताकि मेरा आसानी से आ जाए, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मेरा आ गया यहाँ पे 100। तो जो मेरा मूलधन है, मूलधन मैं कितना मान के चलता हूँ यहाँ पे भाई, 100 रुपये मैं मूलधन मान के चलता हूँ। उम्मीद है समझ में आया। चलिए 10% मतलब 1/10% की दर से समय 2 वर्ष है तो 2 डंडे खींचूंगा। 1/10 की दर से मेरा पैसा बनता है, पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना बन रहा है भाई मेरा 10 रुपये। अब दूसरे साल का जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है, तो इस ब्याज पे ये ब्याज बन के मेरा बनेगा यहाँ पे 1 रुपया। उम्मीद है समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मेरा 2 साल का जो मेरा यहाँ पे CI बनता है वो बनता है मेरा 10, 10 और 1 21 रुपये। लेकिन सवाल कह रहा है कि CI जो है वो है आपका 210 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरा 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 10 रुपये, मेरे यहाँ पे 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट जो 10 रुपये आया ये मेरा एक मल्टीपल आ गया। सवाल में बैठी हर वैल्यू इसके मल्टीपल में होगी। जो मैंने मूलधन माना था वो आप इसके मल्टीपल से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपये। तो आपका मूलधन है आपका यहाँ पे 1,000 रुपये। आप चाहे तो यहाँ पे 10 की पावर आपने स्क्वायर माना था, आप 10 की पावर क्यूब ले लो, मतलब आप 1,000 रुपये मूलधन लेकर चल लो, जब भी आपका आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 की पावर 4 10,000 ये मूलधन ले लो, जब भी आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक दर से 72 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे सेकेंड ईयर, 2 ईयर नहीं सेकेंड ईयर, 2 वर्ष नहीं दूसरा वर्ष, ध्यान रखना। तो 12.5% 1/8 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो मैं जो मूलधन लूंगा वो लूंगा मैं 64 रुपये। तो मूलधन है मेरे यहाँ पे 64 रुपये, ये क्या मेरे यहाँ पे मूलधन है, ठीक है ना, ये मैंने माना। अब देखिए यहाँ पे 12.5% मतलब 1/8, 12.5% मतलब 1/8, तो 8 रुपये मेरा ब्याज बन गया, ये 8 रुपये मेरे यहाँ पे ब्याज बन गया। इस 8 पे 12.5% मतलब 1/8 की दर से ये मेरा 1 रुपये मेरा ब्याज बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे जो दूसरा वर्ष की बात कर रहा है, दूसरा वर्ष मतलब सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का जो मेरा यहाँ पे जो मेरी सेकंड ईयर मेरा ये है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे सेकंड ईयर है। तो सेकंड ईयर का जो मेरा CI है वो है मेरा 9 रुपये, लेकिन सवाल में दे रखा कितना दे रखा भाई आपका 72 रुपये। तो 1 यूनिट मेरा जो आएगा वो 1 यूनिट बराबर आएगा मेरे यहाँ पे 8 रुपये। तो सवाल में जो भी आपकी वैल्यू है वो इस 1 यूनिट का मल्टीपल में होगी। 1 यूनिट का मल्टीपल मतलब आपको 8 दे रखा है, तो 8 को आप इससे गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 51 500
12, ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक दर से 810 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तीसरा वर्ष कह रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहा है आपकी और आपसे क्या कह रहा है, तीसरा वर्ष कह रहा है। तीसरा वर्ष मतलब थर्ड ईयर, 3 ईयर नहीं, थर्ड ईयर, ध्यान रखना, समझ जाओगे अभी। तो देखिए 12.5% मतलब 1/8, तो अब क्या समय 3 वर्ष है तो 8 का क्यूब ले लीजिए आप। तो 8 का क्यूब आपका आएगा यहाँ पे 512। तो जो मैं मूलधन मान के चलता हूँ, मूलधन में मानूंगा यहाँ पे 512। तो 512 समय 3 है तो 3 डंडे ले लीजिए आप। तो दर कितनी आपकी 1/8 की दर से पैसा बनेगा मेरा 64। 1/8 की दर से पैसा बनेगा यहाँ पे मेरा 64। 1/8 की दर से पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे 64। उम्मीद है समझ में आया। फिर इस पर 1/8 की दर से जो मेरा पैसा बनेगा वो 8 रुपये। इस पर 1/8 की दर से जो मेरा पैसा बनेगा वो 8 रुपये। और इस पर 1/8 की दर से जो मेरा पैसा बनेगा वो 1 रुपया। और इस पर 1/8 की दर से जो पैसा बनेगा मेरा वो बनेगा मेरा यहाँ पे 8 रुपया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे कह रहा है यहाँ पे तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे आपसे तीसरे वर्ष के लिए बात कर रहा है। तो तीसरा वर्ष आपका ये है। तो तीसरा वर्ष के लिए जो मेरा पैसा बनेगा 64 और 16 कितना हो जाएगा आपका 80 और 1 81। तो तीसरे वर्ष के लिए जो मेरा पैसा बनता है वो 81 बनेगा। लेकिन सवाल में यही पैसा आपका दे रखा 810 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 10, मतलब 1 मल्टीपल 10 आ गया। सवाल में पूछे आपसे मूलधन, तो 10 से इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5120 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष की 11 से 1/9% और दूसरे वर्ष की 14 से 2/7% और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले साल जो आपका पैसा बन रहा है ना, वो जो पहले साल जो आपका पैसा बना वो किस पे बना, वो बना आपका 11 से 1/9%, मतलब कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/9। इस दर से पैसा बन रहा है। दूसरे साल जो आपका पैसा बन रहा है 2 से 2/7%, मतलब आप इसका फ्रैक्शन लोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 1/7। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मूलधन मैं क्या मानूं। तो मूलधन की बात कर रहा है, समय आपको कितना दे रखा है 1 वर्ष और ये 2 वर्ष। तो आप देखो यहाँ पे 9 और 7, जो 9 और 7 है आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 630 रुपये आएगा, सॉरी 63 आएगा। तो 63 जो आपका एलसीएम आएगा, तो आप कैलकुलेशन से बचने के लिए 63 की जगह आप 630 मूलधन ले लीजिए। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ पे 630 रुपये मूलधन आ जाएगा। समय 2 वर्ष है तो 2 डंडे ले लीजिए। पहले साल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 1/9, तो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 70 रुपये। और दूसरे साल का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आपका चल रहा है 1/7, तो आपका पैसा बनेगा 90 रुपये। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले साल का जो आपका ब्याज है इस पर दूसरे साल का मेरा ब्याज बनेगा, पहले साल के ब्याज पे मेरा दूसरे साल का ब्याज बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा मेरा, ये वाला चलेगा या फिर ये वाला चलेगा, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप पहले साल से दूसरे साल में जा रहे हो, पहले साल से दूसरे साल में जा रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दूसरा वाला लगेगा ना, तो आपको 1/7 लगेगा। उम्मीद है समझ में आएगा। तो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 10 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे कह रहा है कि 2 वर्षों का कह रहा है, कंप्लीट 2 वर्षों का सीआई 170 रुपये है, ऐसा सवाल कह रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सीआई कितना आ रहा है 90 और 7 और ये 170 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो आपको 1 यूनिट को आपको इससे गुणा कर दीजिए, तो आपका जो मूलधन आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 630 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष की 20%, दूसरे वर्ष की 16 से 2/3%, तीसरे वर्ष की 25%, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का हल्का सा लेवल अप हुआ है और उम्मीद है
आपको आने वाले समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो यूट्यूब के इतिहास में नहीं, और बल्कि आपके जो आप बुक आप जो पढ़ रहे हो उसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, चलिए पहले हम दर का मैटर सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ष की जो दर है आपके 20% मतलब 1/5। दूसरे वर्ष की जो दर है आपकी वो है 16 से 2/3% मतलब 1/6। तीसरे वर्ष की जो दर है वो है आपके 25% मतलब 1/4। तो दिक्कत ये है कि मैं मूलधन क्या मानूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 5, ये 5, 6, ये 6, और ये मेरा 4, ये मेरा 4। तो अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका इनका क्या आएगा। तो एलसीएम आप देखोगे कि इनका एलसीएम कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे। अगर एलसीएम मैं लेने बैठूं यहाँ पे तो एलसीएम मेरा आएगा यहाँ पे 60। भाई बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या तो मेरी 60 ही है, इसमें 5, 6 और 4 तीनों का भाग चल जाएगा, और तो आपकी है नहीं। तो 60 मेरा एलसीएम आ गया। सुविधा से कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा लेता हूँ, 600 मैंने ले लेता हूँ। मूलधन मैं कितना ले लेता हूँ, 1 जीरो मैंने अपनी तरफ से बढ़ाई ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मूलधन मैं मान के चलता हूँ मेरा कितना यहाँ पे 600 रुपये। ये मेरा मूलधन है। समय 3 है तो मैं 3 डंडे ले लेता हूँ। पहले साल का जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 1/5 की दर से मेरा पैसा बनेगा 120 रुपया। दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 1/6 है, तो इससे जो मेरा पैसा बनेगा मेरा 100 रुपया। और तीसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1/4, तो इससे पैसा बनेगा मेरा कितना बनेगा यहाँ पे 150 रुपया। तो अब देखिए इस ब्याज से इस ब्याज से ये वाले ब्याज बनेगी मेरी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा तीसरे का, तो पैसा बनेगा आपका कितना 25 रुपया। पहले साल से दूसरे साल में जा रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दूसरे साल का ही लगेगा, तो पैसा बनेगा आपका 20 रुपया। अब दूसरे साल से तीसरे साल में जा रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपका तीसरे साल का, पैसा बनेगा आपका 5 रुपया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इससे जो मेरे यहाँ पे पैसा बनेगा वो पहले साल से तीसरे साल में जा रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा आपका तीसरे साल का लगेगा 1/4, तो पैसा बनेगा आपका 30 रुपया। तो यहाँ तक समझ में आया। आप देखो सवाल में पूछ क्या रहा है और आपको निकालना क्या है। सवाल में दे रखा है आपको तीसरे वर्ष का, सवाल में क्या दे रखा है आपको तीसरे वर्ष का, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का दे रखा है। तो थर्ड ईयर का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरा पैसा बनेगा वो पैसा बनता है मेरे यहाँ पे 210 रुपया, लेकिन सवाल में यही पैसा कितना दे रखा है भाई आपको 6300 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर जो मेरा 1 यूनिट निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 6300 बटे 210। अगर आप करोगे तो आप देखोगे ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 21 एकम 21 और 30, तो 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 30। ये आ गया। सवाल में आपसे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूरा का पूरा ये है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूरा का पूरा ये है, और साधारण ब्याज आपका पूरा का पूरा ये है। तो आपका जो अंतर आएगा 20, 25, 5 और ये 30, तो आपका जो अंतर आएगा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 80 रुपया आ जाएगा। 80 को आप 30 से इससे गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2400। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, आपका आंसर आ जाएगा 2400 सी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो देखिए 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो मेरा आएगा निकल के वो आएगा 1/20। तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष मतलब 20 का क्यूब करूंगा मैं, तो मेरा यहाँ पे आएगा 8000। तो मैं मूलधन मान के चलता हूँ 8000 रुपये, क्योंकि समय 3 वर्ष है, ये 3 वर्ष। तो पहले साल जो मेरा पैसा बनेगा 1/20 की दर से वो बनेगा मेरा 400, फिर 1/20 की दर से मेरा पैसा बनेगा यहाँ पे 400, 1/20 की दर से मेरा पैसा बनेगा यहाँ पे 400। तो इस ब्याज से जो ये मेरा ब्याज बनेगा 1/20 की दर से 20 रुपये बनेगा। इससे जो मेरा ब्याज बनेगा 1/20 की दर से बनेगा मेरा 20 रुपया, और इससे जो मेरा ब्याज बनेगा 1/20 की दर से बनेगा मेरे यहाँ पे 1 रुपया, और इससे जो मेरा ब्याज बनेगा मेरा 1/20 की दर से
बनेगा मेरे यहाँ पे 20 रुपया। आपसे कह रहा है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूरा का पूरा कितना भाई आपका यहाँ पे ये है, और साधारण ब्याज कितना भाई आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ये है। तो आपका जो सवाल अंतर आएगा कितना आएगा 20 रुपया, 20, 40, 60 और एक आपका कितना आ गया आपका 61। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया। आपको यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा था तो घबराने की जरूरत नहीं है। मूलधन आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान सकते हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्षों में 16/2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का किससे अंतर है यहाँ पे? साधारण ब्याज से। चलो साधारण ब्याज से अंतर लेके चलते हैं। सवाल वैसे इनकम्प्लीट है, ये सवाल पूरा नहीं है ये। चलो फिर भी हम मान के चलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 16/2/3%, तो आपका इसका फ्रैक्शन आएगा 6, 1/6। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो मैं लूंगा यहाँ पे 6 का क्यूब, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 216, और मैं 1 जीरो अपनी तरफ से ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ मूलधन यहाँ पे 2160 रुपये अपनी सुविधा के अनुसार। तो देखिए 3 वर्षों की बात कर रहा है तो 3 डंडा ले लीजिए आप। तो 1/6 की दर से पहले साल का जो मेरा ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे 360 रुपये। इसी तरह से दूसरे साल भी 360, तीसरे साल भी 360 रुपये। इस ब्याज से ये मेरा ब्याज बनेगा 60 रुपये। इस ब्याज से जो मेरे ये ब्याज बनेगा 60 रुपये, और इस ब्याज से जो मेरे ये ब्याज बनेगा 10 रुपये, और इस ब्याज से मेरा जो ये ब्याज बनेगा कितना बनेगा 60 रुपये। ये मेरा ब्याज बन गया। अब आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको अंतर दे रखा है वो दे रखा है आपको CI माइनस SI। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं कर देता हूँ इसको 57 रुपये। ये आपसे पूछ रहा है तो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का अगर मैं यहाँ पे CI निकालने बैठूँ तो 3 वर्ष का CI मेरा ये आएगा और 3 वर्ष का SI मेरा ये आएगा। तो जो मेरा अंतर आएगा 60, 60 और 60 और ये 10, तो अंतर आएगा मेरे यहाँ पे 90 रुपये। 90 नहीं आएगा, सॉरी 120 और 180, 190 आएगा ना। हाँ 190 ये मेरा अंतर आ जाएगा। लेकिन सवाल में यही अंतर कितना दे रखा है आपको 57 रुपये दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया। 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 3 और 0.3, ये मेरा 1 यूनिट आ गया। अब आपसे पूछा यहाँ पे कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन मेरा कितना है 2160, तो इसको 0.3 मतलब 3/10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा, अगर मूलधन में यहाँ पे निकालने बैठूँ 3 वर्षों का, तो 1 यूनिट बराबर मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0.3 तो मेरा आएगा यहाँ पे 6×18, 1, 3, 4, 3, 648 तो मेरा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये एक्चुअली क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो जो यहाँ का जो क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो सकता है शायद यहाँ 3 वर्षों का नहीं, मेरे को क्वेश्चन देख लेता हूँ, हो सकता है शायद तीसरे वर्ष का हो, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो इसमें भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन ही क्या यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसलिए शायद इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 है, तो मेरा मूलधन आ रहा है 648 रुपये। लेकिन अगर ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि 3 वर्ष नहीं बल्कि तीसरे वर्ष, 3rd ईयर का बात कर रहा है, मतलब तीसरे वर्ष का बात कर रहा है, तो हो सकता है शायद आपका आंसर जब ये मूलधन में आ जाए तो क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है। बाकी अपने कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे मूलधन है यहाँ पे 1000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष 73 दिन आपको यूनिट यहाँ पे सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो समय की यूनिट कितनी दे रखी है, यहाँ पे समय की यूनिट दे रखी है, यहाँ पे आपको वर्ष में दे रखी है, और यहाँ पे समय की यूनिट कितनी दे रखी है आपको दिन में दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे तो जो मैं 73 दिन को अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। हो सकता है 366 दिन भी आ जाए, वो नॉर्मल ईयर लीप ईयर होता है। लेकिन हम मान के चलते हैं
नॉर्मल ईयर मान के चलते हैं तो 365 मान के चलता हूँ तो 73 दिन, तो कितना आ जाएगा, अगर 73 दिन को वर्ष में बदलूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 73/365, मतलब 1/5 वर्ष मेरा ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/5 वर्ष आ जाएगा मेरा यहाँ पे। उम्मीद है तो मतलब जो आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, मतलब इसको ऐसा मतलब को 2 + 1/5 वर्ष, ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे समय दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है, तो 1000 रुपया ये आपका मूलधन दे रखा है, जो कि 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन तीसरे वर्ष में जा तो रहा है ना, तो इसलिए 3 डंडे लेंगे। 10% मतलब 1/10 की दर से ये आपका 100 रुपये ब्याज, यहाँ भी 100 रुपये ब्याज, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 100 रुपये ब्याज हो गया। तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ यहाँ पे इस जीरो को। तो देखिए यहाँ पे इस जीरो को हमने यहाँ पे मिटा लिया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 100 रुपये। अब 1/10 की दर से 1/10 की दर से आपका पैसा बन रहा है, या 10% की दर से 1/10 की दर से आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 10 रुपया। यहाँ पे 1/10 की दर से आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 10 रुपया, और यहाँ पे पैसा बनेगा आपका 1/10 की दर से पैसा बनेगा यहाँ पे 1 रुपया, और यहाँ पे बनेगा आपका पैसा 1/10 की दर से आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 10 रुपया। ये है आपका। तो अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट आपका शुरू हो रहा है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है, ध्यान देना। आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष, तो मुझे बताइए 2 वर्ष तो आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 वर्ष तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 वर्ष में तो जो मेरा पैसा बना वो कितना बन गया, मेरा पैसा यहाँ पे 210 रुपये बन गया। अब बात करते हैं तीसरा वर्ष। तो देखिए अब तीसरा वर्ष आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा वर्ष का सिर्फ 73 दिन ही कंप्लीट हुए। तो जो ये पैसा बना ये तो भाई पूरा तीसरे वर्ष का बना ना, लेकिन मुझे चाहिए मतलब तीसरा वर्ष मतलब 365 दिन का बना, ये पूरा का पूरा पैसा आपका ये कंप्लीट, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 73 दिन का। तो 73 दिन मतलब 1/5 वर्ष, 1/5, तो मेरा ये 1 वर्ष का नहीं बल्कि 1/5 वर्ष का पैसा है। ये भी मेरा 1/5 वर्ष का पैसा है, ये भी मेरा 1/5 वर्ष का पैसा है, ये भी मेरा 1/5 वर्ष का पैसा है। तो कितना आ जाएगा 20, 2 और 0.2 और 2, तो मेरा पैसा आ गया 20, 2, 24 और 24.20 ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरा पैसा बन गया यहाँ पे 234 रुपये 20 पैसा। इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन और एक तरीका और बता देता हूँ, उससे भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो कम से नहीं तो 5 से 6 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका और बताता हूँ, क्योंकि उसमें भी क्या आपका समय कम लगेगा और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको दावत देता हूँ कि वो चीज़ आपको किसी भी टीचर ने नहीं सिखाई होगी, ना ही आपको किसी भी किताब में मिलेगी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। इससे भी देखिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 रुपये पर 2 वर्ष मतलब पहले वर्ष की अगर बात करूँ तो 10% की दर से पैसा बनता है 100 रुपया। तो आपका कुल पैसा बन गया यहाँ पे 1100 रुपया। 10% की दर से ये तो पहला वर्ष हो गया, फर्स्ट वर्ष। ये मेरा दूसरा वर्ष हो गया। 10% की दर से ये पैसा बना मेरे यहाँ पे 110 रुपया। तो 1100 में मैं 110 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे 1210 रुपया आ गया मेरे यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब बात कर रहा है आपसे 73 दिन। तो मुझे बताइए जो प्रति वर्ष जो आपका यहाँ पे जो 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका पर्टिकुलर एक एक वर्ष के लिए लग रहा है, 3 साल तक हर वर्ष के लिए लग रहा है। लेकिन तीसरा साल तो आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, तीसरा साल तो आपका 73 दिन का है। तो आपको पता है कि जो 10% है ये मेरा कितने दिन के लगा, ये मेरा लगा 365 दिन के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चला 10%। तो एक दिन के लिए जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो चलेगा आपका 10% बटे 365 दिन। तो आपको निकालना 73 दिन। 73 दिन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो चलेगा मेरा 10% बटे 365 गुणा में 73, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 2%। ये मेरा खुद का मेथड है
किसी भी बुक में ना ही किसी टीचर ने आज तक बताया होगा और ना ही किसी बुक में मिलेगा। तो ये मेरा खुद का मेथड है। ऐसे क्वेश्चनों में एक बहुत कम समय में आंसर निकाल देगा। तो अब की बार जो 1210 रुपये पे जो मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा मेरा 2% की दर से। 73 दिन की बात कर रहा है तो 2% की दर से मेरा पैसा बनेगा। तो आप इसको निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 242 और 10 का भाग देंगे मतलब 24.24 रुपये 20 पैसे। तो 1210 में आप 24 रुपये 20 पैसे अगर आप जोड़ोगे तो आपका पैसा बनेगा यहाँ पे 4321। तो आपका पैसा बनेगा 1234 रुपये और 20 पैसे। तो आपने देखा कि 2 वर्ष 73 दिन में 1000 रुपये पे कितना पैसा फालतू बन रहा है भाई। 1000 रुपये पे कितना पैसा फालतू बन रहा है मेरा, वो पैसा बन रहा है मेरा 234 रुपये 20 पैसे। आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी भी मैं आपको 4 से 5 तरीके से इस क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे आपको नॉलेज नहीं देना। आपको बस वही नॉलेज देना है जो आपके पेपर में आपके लिए आसान हो। तो उम्मीद है समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 64,800 रुपये का 16 से 2/3% CI की दर से 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, तो यहाँ भी आपका तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं हो रहा बल्कि आपका आधा साल ही हो रहा है, मतलब 6 महीने बीत रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 वर्ष। तो जो मेरा टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई, मेरा टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा 2 + 1/2 वर्ष। ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड। तो आप इसको कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे करने बैठा यहाँ पे, तो मैंने आपको 2 तरीके से पिछले वाला सवाल बताया था, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसको वेन डायग्राम से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 64,800 रुपये, जो कि 3 वर्ष तो कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन तीसरे वर्ष में जा तो रहा है ना, इसलिए 3 डंडे लूंगा मैं। 1/6 की दर से पैसा बनता है मेरे यहाँ पे, कितना बनेगा 1/48, 10,800, यहाँ भी 10,800 और यहाँ भी 10,800। और इस पर 1/6 की दर से जो मेरा पैसा बनेगा वो बनेगा मेरे यहाँ पे 6 एकम 6, 6 8 48, 1,800 रुपये। यहाँ भी जो मेरा पैसा बनेगा कितना बनेगा 1,800 रुपये। और ये जो यहाँ जो मेरा पैसा बनेगा वो कितना बनेगा मेरा यहाँ पे 300 रुपये। और जो यहाँ पे जो पैसा बनेगा मेरा कितना बनेगा यहाँ पे 1,800 रुपये। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करें, 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज याद कीजिए। तो मुझे बताइए 2 वर्ष का तो ये आपका कंप्लीट है, यहाँ तो आपके टाइम में कोई ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये पैसा तो कितना बन गया भाई आपका यहाँ पे, ये पैसा बन गया आपका 10,800 और 10,800 और ये 10,800 ले लिया मैंने, 10,800 ले लिया और मैंने ये कितना ले लिया 1,800। ये तो आपका हो गया 2 वर्ष का टोटल CI। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 महीने की। तो 6 महीने की बात कर रहे हैं मतलब आपका आधा वर्ष, ये पूरा वर्ष तो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, आप आधे वर्ष की बात कर रहे हो। तो आधा वर्ष का ये पैसा बनेगा, आधा वर्ष का ये पैसा, आधा वर्ष का ये पैसा, आधा वर्ष का ये पैसा। तो ये पैसा कितना बन जाएगा मेरा, ये पैसा बनेगा मेरा यहाँ पे 5400 रुपये। तो कितना आ जाएगा आपका 5400 रुपये आ जाएगा। ये पैसा बनेगा आपका 900, तो 900 रुपये आपका ये आ जाएगा। ये पैसा बनेगा आपका 150, तो 150 आप ये लिख लोगे यहाँ पे। और ये पैसा बनेगा आपका 900, तो 900 आप यहाँ ये लिख लोगे। आप जोड़ लो इन सबको तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 ये 0 आ गया, ये भी 0 ये 5 आना यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। और 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 4 28 और 9 37, 38 और 47 और 5 4 9, 5 और 1 6 और 4 10 और 30,750 रुपये ये आपका आंसर आ रहा है। तो आपका जो CI बनेगा वो बनेगा आपका 30,750 रुपये। इसको मैं दूसरे तरीके से भी, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 64,800 रुपये, मतलब सेकंड मेथड है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप खुद कर सकना इसको। सेकंड मेथड में पहले वर्ष का कितना बनेगा 16 से 2/3%, मतलब 1/6 की दर से जो है पैसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे 16 से 2/3%, मतलब यहाँ पे पैसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे 16 से 2/3% का आप आधा करोगे मतलब 6 महीने के लिए, तो इसका आप आधा करके यहाँ से यहाँ पे पैसा बन जाएगा। और आप देख लेना कितना पैसा यहाँ पे फालतू बना वो घटा लेना, ये आपको इतना पैसा आ जाएगा। इससे भी आप इसको कर सकते थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। ये तो थे आपके क्वेश्चन आज के क्लास के, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे।
कुछ नहीं था इन क्वेश्चनों में, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको ये ऐसा मान कर पढ़ा रहा हूँ कि जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, और बहुत ही हाई लेवल तक क्वेश्चन ले जाऊंगा मैं आपको। तो ये तो मेरे बेसिक क्वेश्चन थे। अगली क्लास से हमारा क्वेश्चनों का लेवल हम हाई उठाएंगे, तो अगली क्लास लेना ना भूलें। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।